की तरफ बढ़ूं उससे पहले आज का सवाल की प्लेट दिखा दी जिसका कुछ ही देर में जवाब ढूंढना है। और वो जवाब ढूंढने में अमित सेठ साहब, नीलेश जैन साहब, आप लोग भी ढूंढ के रखिएगा भाई जवाब। स्क्रीन पे इमेज दिखा दीजिए, प्लेट आएगी आपके। ये किस चीज की तस्वीर है और इसकी शुरुआत किसने की थी? आप में से बहुतों ने ट्विटर पे बहुत सही जवाब दिया है। अब उस पर मैं ज्यादा नहीं जाता, आऊंगा उस पर आऊंगा, लेकिन इसकी थोड़ी देर में हम इस पर बातचीत करने जा रहे हैं। डोडला डेयरी के ईडी और एमडी सुनील रेड्डी डोडला सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। डोडला सर, आपको टीवी दिख रहा है क्या? आवाज दिख रहा है क्या? इमेज दिखी क्या स्क्रीन पे? दिख रहा है सर, थैंक यू आशीष जी, दिख रहा है। आपने देखा कि क्या है वो बॉटल? वो सोडा बॉटल है सर। क्या है सर? वो सोडा वाला बॉटल है सर। बात तो सही कर ली, आगे नहीं पूछता, तो आंसर भी मिल जाएगा लग रहा है डोडला सर से। अच्छा, डोडला सर से इसलिए बातचीत करना जरूरी थी, आपको याद होगा इस हफ्ते की शुरुआत में हम लोग मेंशन कर रहे थे एक लार्ज ट्रेड हुआ था। टीपीजी होल्डिंग्स ने इसमें 40 लाख शेयर्स बेचे, 6.25% के आसपास की इक्विटी बिकी। वो बिका ठीक है, खरीदने वालों के नाम देखिए, मॉर्गन स्टैनले, व्हाइट ओक। हम प्रशांत खेमका साहब से अभी भी चर्चा कर रहे थे, व्हाइट ओक के फाउंडर वही हैं। व्हाइट ओक ने खरीदा, स्टीनबर्ग इंडिया ने खरीदा, न्यू मार्क कैपिटल ने, प्लूटस वेल्थ ने, सब ने वो ह्यूज चंक को अब्सॉर्ब कर लिया। डोडला सर, पहले तो ये टीपीजी होल्डिंग्स ये आईपीओ से पहले के इन्वेस्टर थे क्या, और क्यों बेचा इन्होंने? सर वो आईपीओ के पहले इन्वेस्टर थे। वो डोडला में अभी ऑलमोस्ट 5 साल से हमारे पास है। आईपीओ के टाइम पे भी वो 23, 25, 26% शेयर होल्डर्स थे। उस आईपीओ के टाइम में वो 13% भेजा था। उनका फंड का टाइम आ गया, वो राइज फंड से है, वो जो सोशल इम्पैक्ट फंड है, इसीलिए वो उन लोगों को बेचना पड़ा। सब वो टाइम हो गया उन फंड उसका फंड का। तो अभी जो बेचा उसके बाद 9.8% का स्टेक रिड्यूस होकर करीब 3% पे आ गया, तो ये 3% का स्टेक अभी और ऑफलोड होना है सर? वो उनका मर्जी है सब। उनका टाइमिंग के हिसाब से वो जब करेंगे, कैसा करेंगे, वो उनके हिसाब से करेंगे सब। बट वो टाइम के लिए ही किया, शुरू किया सब ऑफलोडिंग। अच्छा ठीक है, वो तो उनका टाइम अप हो गया था, उन्होंने इसलिए माल बेचा। लेकिन लेने वालों का नाम मार्की इन्वेस्टर्स हैं डोडला सर, जो चेक इन होते हुए नजर आए। इन लोगों से आपकी कोई पहले बातचीत, कोई प्रेजेंटेशन, कोई एनालिस्ट मीट, कोई ऑफलेट चर्चा? वो नहीं है सर। वो रेगुलरली हम जो हमारा क्वार्टरली इन्वेस्टर से मिलते हैं, हमारे इन्वेस्टर का कॉल्स होते हैं, उन्हीं के हिसाब से हुआ था। इसमें जो आप नाम लिए थे, न्यू मार्क या व्हाइट ओक, वो पहले से हमारे इन्वेस्टर थे सब। व्हाइट ओक हमारा आईपीओ टाइम से भी हमारे इन्वेस्टर्स थे। अभी है, अभी ज्यादा भी लिया है। ऐसा न्यू मार्क भी अर्लियर इन्वेस्टर था, वो ज्यादा लिया है। तो नया बोलने से जो इन्वेस्टर आया है वो स्टीनबर्ग कैपिटल होगा या मॉर्गन स्टैनली होगा, बट अदर्स वर ऑलरेडी इन्वेस्टर्स इन डोडला सर। अच्छा, एक अब जरा फिर बिजनेस की बात। बिल्कुल ठीक डोडला सर, ये तो इवेंट प्ले आउट हो गया बढ़िया तरीके से। बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज आपकी है कि भाई वो मिल्क की प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस कहां खड़ी हैं। लास्ट क्वार्टर का अपडेट हमारे पास था 35 रुपए 40 पैसे पर लीटर। इस समय किस तरह के मार्जिन आप लोग एंजॉय कर पा रहे हैं? स्थिति है कैसी सर? सर डेयरी इंडस्ट्री में परसेंटेज के अलावा हम एब्सोल्यूट नंबर पे जाना अच्छा होता है सब, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अगर हम 10 लीटर बेच रहे हैं और 1 रुपया कमा रहे हैं, अगर 20 लीटर बेच रहे हैं और 50 पैसा कमाएंगे, तो एक्चुअल नंबर जो कमाते हैं वो 10 रुपया ही होगा सर। इस हिसाब से थोड़ा सा हमको वॉल्यूम्स ये टाइम बहुत बढ़ गया सब। सेल्स वॉल्यूम्स कंपेयर टू प्री कोविड डेज के अलावा हमारा ग्रोथ आ गया 10-15% मोर देन द प्री कोविड लेवल्स का ग्रोथ आया है। हाँ, यही प्रॉब्लम है कि प्रोक्योरमेंट के हिसाब से लंपी स्किन डिजीज बोलिए या फ्लड्स के हिसाब से उतना वॉल्यूम ऑफ प्रोक्योरमेंट बढ़ा नहीं है। ये सीजनल होता है डेयरी इंडस्ट्री में, टाइम लगता है, क्योंकि एनिमल्स को ओवरनाइट ज्यादा प्रोडक्शन करना मुश्किल होता है। फार्मर्स को अडेप्ट करना पड़ता है, ज्यादा एनिमल को इंसेमिनेट करके प्रोडक्शन अगला सीजन तक वो आ जाएगा। बट इसी हिसाब से हमने प्राइसेस भी, सेलिंग प्राइसेस भी बढ़ा है। सो इसलिए मार्जिन का उतना प्रेशर नहीं होगा सर। वी शुड मेंटेन स्टेडी स्टेट मार्जिन जो पहले से कर रहे थे सर, बेटर देन प्री कोविड। कोविड के टाइम हमको ज्यादा आया था, बट व्हाट वी आर कमिटिंग टू विल बी देयर सर। ओके सर, स्पेशली अगर आप देखिए जो 2 नेक्स्ट क्वार्टर्स हैं वहाँ पे मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? आपने 2-3 बातें कही हैं। आई मीन मार्जिन्स हम मेंटेन कर पाए हैं, स्पेशली जब फ्लश सीजन स्टार्ट हो रहा है, एबिलिटी ऑफ ऑर्डर जो है वो अच्छी होगी। ऐसे में
एक तो मिल्क प्राइसेस आपको किस डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, स्टेबल होंगे या कूल ऑफ होंगे, और आगे की मार्जिन ट्रेजेक्टरी आपको क्या नजर आ रही है अगले 2 क्वार्टर के लिए? मार्जिन हमको आएगा प्रोडक्ट मिक्स से या सेल्स साइड से आएगा सर, प्राइस इंक्रीज, कंसोलिडेशन ऑफ प्राइसेस, प्रोक्योरमेंट में माय अजम्पशन अब और 5-10 दिन देखना पड़ेगा कि ये पैन आउट कैसा होगा, बट माय ओपिनियन वो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस स्टेबल रहेंगे सर, दैट विल नॉट चेंज मच फ्रॉम यहाँ से, बट इट विल नॉट कम डाउन ईदर ड्रामेटिकली आल्सो। तो मेरा तो एक ही सवाल, एक तो हम लोग डेयरी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जो आप बढ़ने की कोशिश करते हो, कितना ट्रैक्शन, कुल रेवेन्यूज का कितना, क्या उसको लेकर ट्रेजेक्टरी एकदम बदलने के मूड में है डॉडला क्या अब तक? क्योंकि मीनिंगफुल ऐसा वीएपी शेयर विजिबल नहीं होता, अब आगे की ट्रेजेक्टरी क्या? और दूसरा इसी का फॉलो अप, एक और डेयरी इंडस्ट्री का चैलेंज वो है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, लार्ज कॉर्पोरेट्स का आना, कॉर्पोरेटिव्स का खुद ही कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ाना। इस चैलेंजिंग सिनेरियो के बीच में कैसे फेयर कर रहे हो आप सर? सर पहला क्वेश्चन जो वैप आप बोल रहे हैं, हम वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स दैट वैप तो साल साल में बढ़ रहा है सब, अगर हम सब कंट्री का डेवलपमेंट में बिलीव करेंगे, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, कन्वीनियंस के हिसाब से कंज्यूमर्स भी डेयरी प्रोडक्ट्स को कन्वीनियंस से ले रहे हैं सब, जैसे दही है, पीपल अगर घर में दूध खरीद के दही बना रहे थे, अभी दही खरीदना शुरू किया है, और ये हर लेवल में हो रहा है सब, पाउच में होता है या कप में होता है, वैसे ही अगला वाला वैप जो मेजर स्टेक आएगा कहां से आएगा हमको भी देखना पड़ेगा सर, पैन आउट हो रहा है कि वो पनीर में आ सकता है, फर्मेंटेड ड्रिंक्स में आ सकता है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो हाई इंटेंसिटी वाला ग्रोथ कहां से आएगा, बट इवन इफ द हाई इंटेंसिटी ग्रोथ नहीं आएगा तो भी 1-2% हर साल एज ओवरऑल बास्केट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का इंक्रीज हो रहा है सर, बीट आइसक्रीम ले लीजिएगा, इंडियन स्वीट्स, पनीर सब मिला के। आपका जो सेकंड क्वेश्चन आपने आया था कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बिटवीन द कोऑपरेटिव्स या प्राइवेट सेक्टर, अभी इंडिया में कंसोलिडेशन हो रहा है सब, अभी इंटेंसिटी तो होगा ही हर सेक्टर में, अभी मेरे हिसाब से हो रहा है कि अगला 4-5 और 10 साल में इंडिया में भी लार्ज कंपनीज होगा सब, मे बी 10-15 लार्ज कंपनी का एसोसिएशन होगा, वो कोऑपरेटिव्स में भी होगा और प्राइवेट सेक्टर में भी होगा, और उसी हिसाब से आएगा सब, हमारा डिफरेंस ज्यादा नहीं है सब, कोऑपरेटिव और प्राइवेट सेक्टर से अभी डिफरेंसेस बहुत कम हो रहा है ईयर ऑन ईयर, हम भी उतना करते हैं फार्मर के लिए कितना कोऑपरेटिव करते हैं, कोऑपरेटिव का मार्जिन का प्रेशर उतना नहीं होता है, क्योंकि उनको जो भी मार्जिन मिलता है उनका एक ही इन्वेस्टर वो वही फार्मर है, प्राइवेट सेक्टर को 2 है, फार्मर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है और इंडस्ट्री और इन्वेस्टर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा मार्जिन चाहिए, बट वो अभी कंज्यूमर्स दे रहे हैं सब, अभी इंडियन कंज्यूमर टाइमली सर्विस, क्वालिटी, इसके हिसाब से प्रीमियमाइज भी दे रहे हैं, सो हम अभी प्राइवेट सेक्टर तो थोड़ा मास प्रीमियम का जैसे ब्रांड्स हो गया सब, इसलिए वो भी हम हैंडल कर पाएंगे। बढ़िया, कंसोलिडेशन इज द नेम ऑफ द गेम, ये स्पेस में भी देखने को मिलेगा। डोडला सर थैंक यू सो मच, पर बढ़िया फंड चेक इन हुए हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। देखते हैं अब ये स्टॉक आगे कैसा परफॉर्म करता है फंडामेंटली और साथ में प्राइस के लिहाज से। अच्छा, अब